आप मतलब उल्टी रीडिंग होती है। जैसे 50 ml यहाँ आपको दिख रहा है 1 ml, फिर 2 ml, तो जितना आप यूज़ कर लिए। एक तो तरीका कि ऊपर 50 है तो 50 से 40 पहुँचा तो आपने 10 लिया। एक है रीडिंग ही ऊपर से होती है कि आप जितना यूज़ किया वो सीधा वही रीडिंग आपको दिख रही है। तो वो डिपेंड करता है कि अलग अलग तरीके के ब्यूरेट होते हैं, पर मतलब वॉट एवर वे हम ये वाला वॉल्यूम क्या यूज़ हुआ ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें टाइट्रेशन मेनली 3 तरीके के होते हैं। एक एसिड बेस टाइट्रेशन, अच्छा हम चाहते क्या है, अब हमारे पास ये लेबोरेटरी में जब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे इसका जितना भी सब्सटेंस, जैसे इसका मिली सब्सटेंस जो सॉल्यूशन 1 में मेन सब्सटेंस है उसके हमने सपोज मिलीमोल लिए M1V1, ये उसके मिलीमोल हो गए है ना। तो ब्यूरेट से जब हम उसके कोरस्पॉन्डिंग जितने मिलीमोल्स की रिक्वायरमेंट है, मिलीमोल जरूरी नहीं है कि दो चीज़ों के बराबर ही ऑलवेज रिएक्ट करें, मिली इक्विवेलेंट बराबर रिएक्ट करते हैं, पर स्टोइकोमेट्रिकली जो भी मिलीमोल्स का रेशियो क्या होता है, जो कोफिशिएंट का रेशियो होता है बैलेंस रिएक्शन में। तो आपने उतने मिलीमोल ऐड कर दिए या जितने इसके मिली इक्विवेलेंट हैं उतने मिली इक्विवेलेंट ऐड कर दिए, तो क्या हो गया कि दोनों बराबर बराबर रिएक्ट हो गए। अब इस रिएक्शन को सिग्निफाई करने के लिए, एंड को सिग्निफाई करने के लिए देयर हैज टू बी सम विजुअल इंडिकेशन, कोई विजुअल चीज़ होनी चाहिए, आपको पता कैसे चलेगा। तो नॉर्मली वो विजुअल चीज़ एसिड बेस टाइट्रेशन में भी कलर चेंज होता है, रेडॉक्स टाइट्रेशंस में भी। एसिड बेस टाइट्रेशंस क्या हुए, रिएक्शन नॉन रेडॉक्स हैं पर एक जगह एसिड है एक जगह बेस है, वो रिएक्ट कर रहे हैं, सॉल्ट वाटर बन रहा है, लेकिन एंड पॉइंट, अब दो चीज़ होती है, एक होता है इक्विवेलेंट पॉइंट, एक होता है एंड पॉइंट। इक्विवेलेंट पॉइंट हुआ थ्योरेटिकल चीज़ कि जब दोनों के इक्विवेलेंट एग्जैक्टली बराबर हो गए तो वो तो इक्विवेलेंट पॉइंट हो गया। लेकिन लेबोरेटरी में कब आप एक्सपेरिमेंट को रोकोगे, रोकना आपको वही है कि जब दोनों के इक्विवेलेंट बराबर हो जाए। लेकिन लेबोरेटरी में हो सकता है कि आपका एरर भी आ जाए, आपने थोड़ा सा देर में रोका, थोड़ा सा पहले रोक दिया, तो वो एंड पॉइंट कहलाएगा। हमारा एम ये होता है कि एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट पॉइंट जितना ज़्यादा क्लोज हो उतना अच्छा रीडिंग होगा। तो एंड पॉइंट आपका हो गया एक्सपेरिमेंटल चीज़ कि जहाँ पे आपने रिएक्शन को एंड किया, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट को एंड किया। अच्छा, विजुअल इंडिकेशन, जैसे कलर कोई था दूसरा कलर बन जाए, कलर से कलरलेस हो जाए, कलरलेस से कोई कलर हो जाए। तो यहाँ पे हम कुछ इंडिकेटर्स, कभी कभार तो क्या होता है, कोई होता है किसी रिएक्शन में सब्सटेंस जो रिएक्टेंट है या कोई जो रिएक्टेंट है वही सेल्फ इंडिकेटर का काम कर दे कि वो खुद ही कलर वो चेंज शो करता हो। कल ज़्यादातर केसेज में हम एक्सटर्नल इंडिकेटर लेते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन जब पढ़ते हैं तो उसमें दो बहुत कॉमन इंडिकेटर यूज़ होता है, एक फिनोप्थ्रीन और एक मिथाइल ऑरेंज। उसके टाइट्रेशन हम बाद में देखेंगे, थोड़ा सा आपने 9th-10th में हल्का सा पढ़ा भी होगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स और उसके जब आयोनिक पढ़ेंगे उसके इंडिकेटर पढ़ने के बाद उसमें एक क्लास में देखेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन। और वहाँ भी एम है कि आपने कोई एक्स्ट्रा इंडिकेटर ऐड किया, अचानक पीएच मान लो एंड पॉइंट पे जो पीएच चेंज हो, मतलब इंडिकेटर्स क्या करते हैं कि एंड पॉइंट से जस्ट पहले जो भी सॉल्यूशन का पीएच है, जो सिचुएशन है उसमें उनका एक कलर है, पर जैसे ही एंड पॉइंट पहुंचा या अगला एक बहुत छोटा सा ड्रॉप एक्स्ट्रा हुआ, कलर चेंज हो गया, कलर था कलरलेस से कलर हो गया, कलर्ड से कलरलेस हो गया, एक कलर से दूसरा कलर हो गया। तो इस तरीके का तो हमको पता चलेगा भाई ये चेंज हुआ मतलब एंड पॉइंट पहुंच गया। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में भी वही पर्पज होता है। रेडॉक्स टाइट्रेशन में भी कलर चेंज पे ही हम बेस्ड करते हैं, जो आज हमारा मेन फोकस रहेगा। उसमें रिएक्शन बस होती है कि उसमें रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे एसिड बेस है। और एक टाइट्रेशन होते हैं कंडक्टोमेट्रिक, ये हम जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका हमको न्यूमेरिकल ज़्यादा ग्राफ्स और होते हैं कुछ। इसमें क्या हो, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या हुआ कि आपके पास कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, सपोज कोई आप ऐड करो किसी जो ये सॉल्यूशन है उसको आपने एक किसी मतलब इससे वायर और कनेक्ट करके एक सर्किट बनाया हुआ है, पर इस सॉल्यूशन की कंडक्टिंग पावर मेजर हो रही है।
कंडक्टिव पावर कैसे मेजर होगी, इसमें कोई करंट और फ्लो हो रहा। तो अब टाइट्रेशन के एंड पॉइंट पे देयर शुड बी अ ड्रास्टिक चेंज इन कंडक्टिविटी। अचानक कंडक्टिविटी जैसे बढ़ रही थी, एंड पॉइंट पे पहुँचते ही बढ़ना रुक गई या घटना शुरू हो गई, कम हो रही थी बढ़ना शुरू हो गई, कम हो रही थी कांस्टेंट हो गई। तो कुछ ऐसे चेंजेस जो आपको इंडिकेट करेंगे, भाई आपको यहाँ पे कलर नहीं दिखेगा पर यहाँ पे आपको वो जो आपने एमीटर कनेक्ट किया हुआ है वो आपको बताएगा करंट ओर के बारे में इंफॉर्मेशन, और एंड पॉइंट पे कोई ड्रास्टिक चेंज आएगा जिससे आप इंडिकेट करोगे कि एंड पॉइंट पहुँच गया। अभी हम मेनली रेडॉक्स टाइट्रेशंस की बात कर रहे हैं। तो अच्छा, रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस तो बहुत सी हैं, एसिड बेस रिएक्शन भी बहुत सी हैं, लेकिन लेबोरेटरी में क्योंकि हमारा भाई कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट तो हर जगह एप्लीकेबल है। कोई भी रिएक्शन हो कि एक ए बी से का पूरा रिएक्ट कर रहा है, तो अगर बैलेंस है तो उनके मोल्स का रेशियो कोफिशिएंट का रेशियो होगा, और अगर लॉ ऑफ इक्विवेलेंट के टर्म में दोनों के इक्विवेलेंट सेम होंगे। ये तो हर के लिए एप्लीकेबल है। पर जब हम लेबोरेटरी में कोई रिएक्शन सेलेक्ट करते हैं कि इसके थ्रू हम एनालिसिस करेंगे, तो वो बहुत से पैरामीटर पे, कि पहले तो हर रिएक्शन में विजुअल चेंज नहीं होता है भाई, आपको चेंज मतलब आप एक्सपेरिमेंटली पता नहीं कर सकते कि क्या चीज़ हो रही है। थ्योरेटिकली आपको मालूम है कि जब ये हो जाएगा दोनों के इक्विवेलेंट बराबर हो जाएंगे, पर आपको तो लैब में जब काम कर रहे हो तो कोई ना कोई विजुअल इंडिकेशन चाहिए। तो हर रिएक्शन ऐसा नहीं कि आप यूज़ कर सको लैब में। प्लस फिर उसकी सेंसिटिविटी, कि कुछ हो रहा है लेकिन वो इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि आपको समझ में आ सके, देखने में गलती ज़्यादा ना हो, नेकेड आई से नज़र आ जाए। तो ये सब पैरामीटर्स पे बेस्ड होके फिर केमिकल्स की अवेलेबिलिटी, उसका इकोनॉमिक्स, फिर देन हार्मफुल उतने ज़्यादा ना हो। भाई नॉर्मल अगर स्टूडेंट कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो ज़रूरी है कि वहाँ पे केमिकल्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल ना हो, जिनको डील करना, जिनको हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो। तो ये सब के हिसाब के बेसिस पे सब चीज़ों को देखते हुए कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस ही लेबोरेटरी में एनालिसिस में यूज़ होती है। हो सकता है कि उसके लिए हम एनालाइज किसी और चीज़ को ही कर रहे हो, लेकिन वहाँ उसको हम इस तरह से एनालिसिस करते करते पहुँचेंगे कि लैब में जो डेटा मिलना है वो उस पर्टिकुलर 2 या 3-4 जो चीज़ें हैं उससे मिले। तो रेडॉक्स टाइट्रेशंस में 3 तरीके के टाइट्रेशंस जो लैब में हम यूज़ करते हैं वो होते हैं। देखो ये एक बार इसको पढ़ो, जो पैराग्राफ दिया है ये आपका टेक्स्ट बुक का ही पैराग्राफ, वहीं से लिया गया मेन चीज़। उसके बाद हम चीज़ें और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन एसिड बेस्ड सिस्टम्स वी कम अक्रॉस विद अ टाइट्रेशन मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द स्ट्रेंथ ऑफ वन सॉल्यूशन अगेंस्ट दी अदर यूजिंग अ पीएच सेंसिटिव इंडिकेटर, जो कि फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज होते हैं। Similarly, in redox systems, the titration method can be adapted to determine the strength of a reactant oblique oxidant using a redox sensitive indicator. The usage of indicators in redox titration is illustrated below. First, on one situation, the reagent itself is intensely colored. दैट इज परमैग्नेट है। जो परमैग्नेट आयन है वो खुद उसका जो एक्वस सॉल्यूशन है, अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है तो आपको पिंकिश नज़र आएगा, और ज़्यादा तो डीप पर्पल कलर नज़र आएगा। हियर MnO4 एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर। द विजिबल एंड पॉइंट इन दिस केस इज अचीव्ड आफ्टर द लास्ट ऑफ द रिडक्शन। होता क्या है, एसिडिक मीडियम में MnO4 जो है ये जो रिएक्शन है प्लस कोई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस होगा, और प्लस यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि ऑक्सीडाइज होगा, जो कि बहुत से हो सकते हैं, वो मैं रिएक्शन होता है। जैसे अभी फेरस मान लो, फेरस आए तो एसिडिक मीडियम में जो MnO4 माइनस है, इट रिड्यूसेज इटसेल्फ टू Mn2 प्लस, and ferrous oxidizes to ferric। यहाँ पे ऑक्जेलेट भी हो सकता है, ऑक्जेलेट आयन,
ऑक्सिलेट आयन ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे H2O2 भी हो सकता है, इट ऑक्सीडाइजेस टू ऑक्सीजन -1 से 0 O का। और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, I- है तो आयोडीन बन जाएगा, नाइट्राइट आयन है तो नाइट्राइट, भी मैं लिखूंगा वो सब रिएक्शंस, वो एक बार हम लिखेंगे। अभी पहले बात को समझते हैं। तो यहाँ पे ये तो कलर्ड है, पर ये कलरलेस है, ये कलरलेस होता है और इनका कोई ऐसा सिग्निफिकेंट कलर, फेरिक आयन वैसे येलोइश कलर का होता है, लेकिन उतना बहुत कह सकते हो कि इसके जैसे आपने हम KMnO4 को एसिडिक मीडियम में, मतलब एसिड हम यहाँ ऐड कर देते हैं, डाइल्यूट H2SO4, और मान लो यहाँ पे आपके पास फेरस सॉल्यूशन है, फेरस सल्फेट है, KMnO4 आप ऐड कर रहे हो, तो KMnO4 जैसे अंदर जाएगा तो क्या होगा, एक पिंक कलर नजर आएगा, लेकिन वो इससे रिएक्ट करेगा। तो अगर MnO4 की अमाउंट कम है, जितनी पूरी रिएक्ट करने के लिए चाहिए, तो क्या होगा, थोड़ी देर रिएक्ट करके MnO4 जो आपने ऐड किया वो तो रिएक्ट हो गया पूरा, यानी वापस ये चीज़ें बन गई प्रोडक्ट, तो कलरलेस हो गया। शुरुआत में कलर नज़र आएगा, लेकिन थोड़ा सा शेक करने में कलर चला जाएगा, फिर आपने ऐड किया थोड़ा सा और पिंक कलर नज़र आएगा, लेकिन फिर आपने शेक किया, चला गया। धीरे धीरे आप देखोगे कि मतलब वो कलर जो ख़त्म हो रहा है, कलरलेस जा रहा है, उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा, आप जितना छोटा ड्रॉप यूज़ करोगे उतना रीडिंग्स बेटर रीडिंग आएंगी, आपका शूट ऑफ नहीं होगा चीज़ें, तो जितना छोटा ड्रॉप हम यूज़ कर सकें। तो एक समय हमने देखा कि एक ड्रॉप को ऐड करने के बाद जो कलर आया वो कलर गया नहीं, वो एक पिंक कलर परसिस्ट कर गया। इसका मतलब क्या कि अब उस MnO4 ड्रॉप को रिएक्ट करने के लिए फेरस आयन नहीं बचा, या ऑक्सिलेट आयन नहीं बचा। तो आप ये कह सकते हो कि एक ड्रॉप पहले जो रीडिंग थी दैट इज द राइट रीडिंग, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा हो गई ना, ये तो रिएक्ट करने के लिए है ही नहीं, इसलिए ड्रॉप की साइज जितनी छोटी होगी रीडिंग विल बी बेटर। पर एक रीडिंग पहले आप लोगे और बोलोगे कि वो जो हमने यूज़ किया KMnO4 उसके मिलीमोल और फेरस के मिलीमोल, उनका रेशियो कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर है अगर बैलेंस कर लिया, या उनके मिलीक्वेलेंट और इसके मिलीक्वेलेंट बराबर है, उससे हमें एक कोई जो चीज़ अननोन है वो कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पे जो MnO4 है इट एक्टिंग एज अ सेल्फ इंडिकेटर, यहाँ हमने कोई एक्सटर्नल इंडिकेटर नहीं ऐड किया। MnO4 खुद ही जो है वही इंडिकेटर का काम कर रहा है, वो रिएक्टेंट भी है और रिएक्शन में खुद ही अपना कलर चेंज करके कलरलेस होके बता रहा है कि भाई रिएक्शन हो गई, तो इट्स अ सेल्फ इंडिकेटर इस केस में। फिर KMnO एक बात ये भी कि जो MnO4 की वाली रिएक्शन होती है ये स्टार्टिंग में स्लो होती है, तो इसीलिए स्लो इनिशियली इससे ज़्यादा हीट भी करते हैं, पर जैसे जैसे Mn2+ का अमाउंट बढ़ता जाता है रिएक्शन की रेट फास्ट होती जाती है, बिकॉज हियर Mn2+ एक्ट एज अ सेल्फ कैटलिस्ट। तो इसमें एक फीचर भी ये Mn2+ एक्ट एज अ सेल्फ कैटलिस्ट, कि जैसे जैसे इसका अमाउंट बढ़ता जाएगा रिएक्शन कैटलाइज होती जाएगी, रिएक्शन की रेट बढ़ती जाएगी। तो ये हुआ, और मेन यहाँ पे कलर वाली बात है। MnO4 एसिडिक मीडियम में इसका एंड फैक्टर क्या होगा, +7 है यहाँ पे +2 एंड फैक्टर 5, और फिर यहाँ पे इनके जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंड फैक्टर है। तो अगर मेरे पास मान लो इसकी मोलैरिटी मालूम है, इसका वॉल्यूम मालूम है, सपोज ये आपका फ्लास्क में था, या कैसे इसकी मोलैरिटी अननोन है, वॉल्यूम मालूम है पिपेट से लिया, एन फैक्टर मालूम है लेट से N1, इसका N2 मालूम है, मोलैरिटी मालूम है, और वॉल्यूम ब्यूरेट रीडिंग से आ गया डिफरेंस करके कि पहले 50 ml लिया था, एंड पॉइंट पहुंचने के बाद 40 ml रह गया ब्यूरेट में, तो 10 ml यूज हो गया। तो अब आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या देगा, M1 V1 मिलीमोल हो गया इंटू N1 मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल टू M2 V2 N1 N2 आप रिएक्शन की हेल्प से निकालोगे,
वॉल्यूम्स, एक फ्लास्क में लिया, एक ब्यूरेट में लिया, तो ये आपको मालूम होगा, दोनों ही मालूम चलते हैं। और ये वाला एक मोलैट आपको मालूम होगा, एक मोलैट आपको अननोन वाला निकाल दोगे कंसंट्रेशन। पहले मोल्स पर लीटर आएगा, फिर मान लो ग्राम पर लीटर में जो इंटू मोलर मास मल्टीप्लाई करके ग्राम पर लीटर कर देंगे। तो ये सब चीज़ें, तो ये एक तरीका है कि MnO4 यूजिंग टाइट्रेशन किसका, एसिडिक कंडीशन में पोटेशियम परमैंगनेट, वहाँ पे दैट एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर। फिर दूसरे टाइट्रेशन जो रेडॉक्स होते हैं उसमें क्या यूज होता है, देखो ये ऑन वन सिचुएशन द रिएजेंट इटसेल्फ इज इंटेंसली कलर्ड, दैट इज परमैंगनेट आयन MnO4 minus. Here MnO4 minus act as the self indicator. The visible endpoint in this case is achieved after the last of the reductant Fe2 plus or C2O4 is oxidized and the first lasting tinge of pink color appears at MnO4 concentration as low as 10⁻⁻6 mole per liter। मतलब आपको जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी, एक तो डाइल्यूटेड भी लेना है, ये मोल पर लीटर आया, और आपको जो ड्रॉप है वो बहुत छोटी साइज़ की लेनी है, क्योंकि ड्रॉप अगर छोटी लोगे तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, अमाउंट ज़्यादा भी तब भी ड्रॉप छोटी, तो अमाउंट अल्टीमेटली सब्सटेंस का कम आएगा। दिस एंश्योर्स अ मिनिमल ओवरशूट इन कलर बियॉन्ड द इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट इज अ थ्योरेटिकल थिंग, एंड पॉइंट इज एक्सपेरिमेंटल। तो हम एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट को जितना क्लोज कर सकें हमारी रीडिंग बेटर होगी। द पॉइंट वेयर द रिडक्टेंट एंड द ऑक्सीजन आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ देयर, अगर मोल के टाइम में सोचो क्या होगा, मोल स्टोइकियोमेट्री बोला, मतलब कि उनके मोल्स का रेशियो इक्वल टू कोफिशिएंट्स का रेशियो, और अगर सीधे आपको एंड फैक्टर ऑफ कॉन्सेप्ट आता है तो दोनों के इक्विवेलेंट्स सेम और हैविंग सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। इनिशियली द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो बट इट इंक्रीजेज एज द रिएक्शन कंटिन्यूज because Mn2 plus formed act as a self catalyst and catalyze the reaction। तो एक तो ये MnO4 इंक्लूडिंग टाइट्रेशन से। सेकेंड, if there is no dramatic auto color change as with MnO4, they are indicators which are oxidized immediately after the last bit of the reactant is consumed, producing a dramatic color change। The best example is afforded by dichromate। डाइक्रोमेट खुद कलर होता है उसका ऑरेंज कलर, which is not a self indicator but oxidizes the indicator substance diphenylamine just after the equivalence point to produce an intense blue color signaling the endpoint। क्या कह रहा है ये, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट की एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन होती है। हाँ सर, अगर एक ड्रॉप में मतलब सपोज हल्का सा ग्रीन कलर बाकी है और एक ड्रॉप के बाद वो कलरलेस होने के साथ साथ पिंक भी हो जाता है, तो मैं समझे क्या क्या बोले सर मतलब अभी ग्रीन कलर है हाँ थोड़ा सा, मतलब मैंने ड्रॉप दिया तो वो कलरलेस भी हो गया और पिंक कलर भी परसिस्ट कर रहे हैं। नहीं कलरलेस, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जैसे इस वाले की बात करो ना ये चीज़, हाँ सर, तो इसमें तुम ये बोलो कि इसका तो ग्रीन कलर होता है, हाँ सर, तो जैसे ही आप ऐड करते होगे तो ये खत्म हो रहा है, हाँ सर, ये ग्रीन कलर इतना क्लियरली विजिबल नहीं होता वहाँ पे, पर फिर भी जैसे ही ये खत्म होगा, जब आपका ये चीज़ बची रहेगी तब तक मेन कलर आपको ऑलमोस्ट कलरलेस सा ही नजर आएगा। हो सकता है क्योंकि ये येलोइश भी बन रहा है, ग्रीनिश भी है, पर वो आपको नेकेड आई से कलरलेस ही नजर आएगा, मतलब इतना फर्क नजर नहीं आएगा। पर जैसे ही ये खत्म हुआ, तो जैसे ही खत्म हुआ कलरलेस हो गया, बात सही है, लेकिन आप ये पता नहीं कर पाओगे, तो पता तो आपको हल्का सा तो ओवरशूट करना ही पड़ेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब इस वाले एक्सपेरिमेंट में जैसे कलर से कलरलेस पहुंच रहे हो तब एग्जैक्टली पॉइंट पे पहुंच सकते हो, लेकिन जब आपको कलरलेस से कलर देखना है तो एक्स्ट्रा ड्रॉप तो थोड़ी सी ऐड करनी ही पड़ेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं उस केस में कि जैसे ही वो चेंज आया, जैसे ही वो पिंक कलर परसिस्ट किया, हम एक पहले की रीडिंग लेते हैं। सर नहीं, अगर एक ही ड्रॉप में वो
कलरलेस, वो कलर से कलरलेस होके फिर पिंक कलर आया था। तो हो सकता है तब तो आपकी ड्रॉप की साइज, इसलिए ड्रॉप की साइज छोटी होनी चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग थोड़ा सा तो देखो एरर रहता ही है इसमें, क्योंकि आप ड्रॉप की साइज कितनी जितना छोटा ड्रॉप साइज होगा, जितना आप राइटली कलर को विजुलाइज कर पाओगे कहीं कहाँ पे। बहुत बार तो होता है कि हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाए कि कलर परसिस्ट करने वाला है, पर थ्योरेटिकली स्पीकिंग आपको ड्रॉप साइज छोटा से छोटा होना चाहिए और आप उस पॉइंट पे रुक जाओ जहाँ पे वो बिल्कुल जो छोटा सा ड्रॉप ऐड करने पे पिंक कलर आ गया। तो अब आपका ये मतलब थ्योरेटिकल बात है। अब आप एक्सपेरिमेंटली कितना बेटर उसे अचीव कर सकते हो उतना अच्छा आपका हुआ, ठीक है ना। तो ये हुआ। अच्छा, डाइक्रोमेट का क्या होता है? डाइक्रोमेट की ये रिएक्शन है एसिडिक कंडीशन में। Cr2O7 खुद ऑरेंज कलर का होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम, और यहां पे रिडक्टेंट जो कि खुद ऑक्सीडाइज होगा। मान लो फेरस, यहां भी फेरस हो सकता है, तो ये बनता है Cr3+, और ये ऑक्सीडाइज होकर फेरस है तो फेरिक बनेगा, H2O2 है तो O2 बनेगा। तो जो भी चीज बन रहा है ऑक्सीडाइज होके। लेकिन यहाँ पे क्या, ये ग्रीन कलर का होता है, ये आपका येलोइश कलर का होता है, ये ऑरेंज कलर होता है, लेकिन कोई एक डिस्टिंक्टिव कलर नजर नहीं आता ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करने पे। तो यहाँ पे क्या होता है, हम एक एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज करते हैं, डाइफिनाइल एमी, ऐसा होता है। डाइफिनाइल मतलब बेंजीन रिंग में से एच हटाना, ये बेंजीन रिंग ऐसा होता है, ये क्या हटा दो तो फिनाइल, तो डाइफिनाइल, इसको ऐसे पीएच से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइफिनाइल एमीन का ये फॉर्मूला होता है। अमोनिया के 2 एच हटा के फिनाइल रिंग जोड़ देना, NH दिस इज डाइफिनाइल एमीन। ये क्या होता है कि जब तक ये रिडक्टेंट अवेलेबल है तब तक इसकी बारी नहीं आएगी, बिकॉज इसकी रिएक्टिविटी विद डाइक्रोमेट इज लेसर देन द रिएक्टिविटी विद द रिडक्टेंट्स। तो जब तक ये प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये Cr3+ बनेगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, अभी इसकी बारी नहीं आई। लेकिन जैसे ही रिडक्टेंट खत्म हुआ and the next drop of dichromate you add, then dichromate reacts with this and gives intense blue color। तो आपको यानी वो एक्स्ट्रा आपने ऐड किया होगा, यानी रीडिंग आपकी एक्चुअली 1 पॉइंट पहले जाएगी, पर वो इंटेंस ब्लू कलर आपका एंड ऑफ द रिएक्शन सजेस्ट करेगा। पर यहाँ पे एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज हुआ, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे इसका एन फैक्टर क्या होगा इस केस में? +6 से +3, 3, 2 का चेंज 6, ये हो गया। तो एक आपके रेडॉक्स टाइट्रेशंस ये हो गए, इंक्लूडिंग डाइक्रोमेट्स एसिडिक मीडियम में। और एक होता है, तो ये हो गया सिग्नल एंड पॉइंट। एंड थर्ड, there is yet another method which is interesting and quite common. Its use is restricted to those reagents which are able to oxidize I- ions, say for example cupric। यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, लेबोरेटरी में रिएक्शन ये होती है जो लेबोरेटरी में एनालाइज करते हैं, आयोडीन प्लस Na2H2O3 अगर आपको याद हो तो इस कंपाउंड का नाम हमने पढ़ा है, सोडियम थायोसल्फेट, वो सोडियम टेट्राथायोनेट। तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसका +1 × 2 + 2 -2 × 3 -6, तो इसका +2 आएगा, और इसका आता है 2.5। एन फैक्टर निकालने के लिए एवरेज से भी काम चलता है, मतलब वैसे 2.5 सजेस्ट करता है कि इसमें 2 डिफरेंट ऑक्सीजन, लेकिन वो क्वेश्चन अगर उस तरीके का नहीं है,
तो एन फैक्टर के लिए एवरेज ऑक्सीजन स्टेट विल वर्क। वहाँ पे आपको उसकी चिंता नहीं करनी है कि 2.5 है तो कौन कौन सी ऑक्सीजन स्टेट है, हम एवरेज वाले सीखा। तो इसमें क्या हुआ, इसका एन फैक्टर क्या हुआ, 0 से -1, 2 का चेंज 2, और इसका +2 से 2.5, 1 का चेंज 0.5, 2 का चेंज 1। यहां पे ये वायलेट कलर का होता है, ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। अगर स्टार्च संग में लेते हैं तो स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनता है एक, वो भी वायलेट कलर का होता है। तो यहां पे क्या होता है, हम ब्यूरेट में लेते हैं Na2H2O3, इसको हाइपो सॉल्यूशन भी बोलते हैं, बहुत बार कॉमन नेम है हाइपो सॉल्यूशन। तो Na2H2O3 को हम लोग लेते हैं ब्यूरेट में, और फ्लास्क में है आयोडीन का सॉल्यूशन, संग में स्टार्च भी लेते हैं, जिससे स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन के ब्लू कलर रह जाता है, वायलेट कलर, ब्लू कलर। ड्रॉप बाय ड्रॉप आप ऐड करते गए तो ये कंज्यूम होता गया, एक समय आ गया जब पूरा कंज्यूम हो जाएगा, इतना ऐड कर दिया कि ये पूरा कंज्यूम हो गया, तो उस समय क्या होगा, कलरलेस। तो जैसे ही वो वायलेट या ब्लू कॉम्प्लेक्स से जिस मोमेंट पे कलरलेस हो जाएगा, इट विल इंडिकेट एंड पॉइंट। एंड फैक्टर्स ये हो गया टाइट्रेशंस इन्वॉल्विंग आयोडीन। अब इस वाले रिएक्शन का जो यूज है, आयोडीन खुद अपने आप में हल्का सा वॉलेटाइल सब्सटेंस है, तो नॉर्मली आयोडीन बहुत रेयरली डायरेक्टली यूज होता है। एक्चुअली इसका यूज जैसे मान लो मेरे पास आयोडाइड आयन है, आयोडाइड आयन जो है KiNaI, आयोडाइड आयन हैज अ वेरी, कह सकते हो कि हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिलेटिवली, इट्स अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ये बहुत इजीली I2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे मान लो आयोडाइड है, आयोडाइड को आपने क्यूप्रिक आयन से रिएक्ट किया तो I2 बन जाएगा और ये Cu+ बन जाएगा। ऑल्दो क्यूप्रस आयन एग्जिस्ट एज डाइमर, क्यूप्रस की खासियत है क्यूप्रस डाइमर के फॉर्म में होता है, Cu2 2+। फेरिक है, आयोडीन बनेगा बट फेरिक विल चेंज टू फेरस, रिड्यूस हो गया, खुद रिड्यूस हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। मान लो मेरे पास टिन 4+ है तो इट विल कन्वर्ट टू टिन 2+। Eb4+ है, Eb 2+। H2O2 है तो H2O2 is a mild oxidizing agent as well. KMNO4 is a stronger oxidizing agent than H2O2. तो KMNO4 H2O2 को ऑक्सीडाइज करता है O2 में, पर H2O2 और I- में H2O2 will act as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो H2O2 खुद किस में कन्वर्ट होगा, खुद रिड्यूस होना है, वाटर। H2O2 को ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट O2 और रिड्यूस प्रोडक्ट वाटर, वाटर में ऑक्सीजन -2 है तो ये वाटर बन जाएगा। फिर अगर MnO4- और H+ एसिडिक मीडियम, ये जो अभी हम लोग यूज कर रहे थे, तो ये बन जाएगा आयोडीन एंड Mn2+, खुद Mn2+ और ये आयोडीन। डाइक्रोमेट लिग्लोसन में ही आगे लगेंगी Cr3+, Cr3+।
iodate ion in acidic medium. Iodate ion in acidic medium oxidizes I-2 iodine and reduces itself to iodine. मतलब ये तो आयोडीन बनाई और खुद भी वो रिड्यूस होके I2 बन जाएगा, ये ऑक्सीडाइज होके I2 बन जाएगा। तो ये कुछ केसेस हो गए, क्यूप्रिक, फेरिक, SN4+, Pb4+, H2O2, MnO4-, Cr2O4- H+, IO3- H+, तो ये चीजें। इवन ब्रोमाइड, अगर हमारे पास ये है ब्रोमीन है तो क्या बन जाएगा, आयोडीन और ब्रोमाइड। क्लोरीन है तो बन जाएगा आयोडीन और क्लोराइड। क्लोरीन हैज हायर रिडक्शन पोटेंशियल देन आयोडीन, तो I- ऑक्साइड हो जाएगा और क्लोरीन खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो ये तो जैसे यहाँ पे मालूम क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारा क्या होता है, जैसे आपके पास मान लो कोई क्यूब सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपके पास एक क्यूप्रिक सैंपल है, सपोज आपके पास क्यूप्रिक आयन का सैंपल है जो कि आपको एस्टिमेट करना है। तो आप क्या किए, क्यूप्रिक को आपने एक्सेस I- से Ki ले लिया, Ki से ले लिया, इसे एक्सेस लिया। मान लो इसका आपके पास W ग्राम है, W ग्राम सैंपल है, पर आपको नहीं मालूम कि क्यूप्रिक एक्चुअली उसमें कितना है। तो जब ये करोगे तो क्या होगा, क्यूप्रस आयोडाइड बन जाएगा और आयोडीन निकल जाएगा। ये एक्सेस लिया, एक्सेस विल एंश्योर कि ये चीज जितनी भी थी पूरी रिएक्ट कर जाए। तो आपका Cu2 बन गया और आयोडीन बन गया। पर अब आप इस आयोडीन को, जो ये आयोडीन बना है, एक्चुअली आप उसको पहले एनालाइज करोगे। इसको एनालाइज कैसे करोगे, इस रिएक्शन से। Na2S4O6 प्लस NaI, तो आपके पास ये ब्यूरेट में है, मान लेते हैं इसकी मोलैरिटी हमें मालूम है, वॉल्यूम ब्यूरेट रीडिंग से आएगा। ये हमने आयोडीन बोले जो यहाँ पे लिबरेट हुआ उसको यूज कर लिया यहाँ पे। तो अब सपोज एंड पॉइंट पहुंचने पे इसका वॉल्यूम V1 लगा, मोलैरिटी हम मालूम M1, फैक्टर इसका 1 है, तो इसके मिली इक्विवेलेंट कितने हो गए, M1 V1 × 1। तो बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यही मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन भी हो गए। तो आयोडीन के मिली को इतने मिलीमोल्स कितने हो गए, बाई एन फैक्टर। तो आयोडीन का एन फैक्टर क्या है, 0 से -1, 2 का चेंज 2, तो इससे इसके मिलीमोल्स मिल जाएंगे। इसकी जरूरत हमेशा नहीं है, जैसे यहाँ पे आयोडीन का एन फैक्टर 2 है, इधर भी आयोडीन का एन फैक्टर 2 ही है, I2 से I-, तो तब जरूरत नहीं है। पर जरूरत तब है जब एन फैक्टर्स अलग अलग हो। तो एक दिमाग में नहीं है, याद रखो, हैबिट रखो कि एक बार देख लेना चाहिए। या फिर सबसे बेस्ट है कि मिलीमोल में चेंज करो, उतना मिलीमोल जो यहाँ है भाई, अगर इनकी क्वांटिटी सेम भी है, मास सेम भी है, तो मोल तो डेफिनेटली सेम रहेंगे, लेकिन इक्विवेलेंट्स अलग हो सकते हैं अगर एन फैक्टर अलग हो। तो इसके मिलीमोल कितने हो गए, मिली इक्विवेलेंट बाई 2, तो उतने मिलीमोल यहाँ हो गए, पर यहाँ फिर से एन फैक्टर 2 ही है, तो मिली इक्विवेलेंट कितने हो गए, × 2, यानी जो यहाँ मिली इक्विवेलेंट थे वही यहाँ हो गए। बाई लॉ ऑफ इक्विवेलेंस इतने ही मिली इक्विवेलेंट इसके हो जाएंगे, क्योंकि ये तो पूरा रिएक्ट किया। तो बाई लॉ ऑफ इक्विवेलेंस इसके मिली इक्विवेलेंट भी वही हो गए। इसके मिली इक्विवेलेंट मिल गए तो इसके मिलीमोल कितने हो जाएंगे, इसका एन फैक्टर क्या है, 2 प्लस से एन फैक्टर 1, तो इसके मिली इक्विवेलेंट ही मिलीमोल हो गए। मिलीमोल मिल गया मतलब मोल मिल गया, बाई 1000 मोल मिल गया मतलब मास मिल गया, × 63.5 मास मिल गया। वेट हमें मालूम ही है सैंपल का, अगर मान लो बिल्कुल एग्जैक्टली है, यानी पूरा Cu2+ ही है, कम है तो परसेंटेज प्योरिटी निकाल देंगे, परसेंटेज निकाल देंगे, यही एनालिसिस। इसका मान है, पर इसके तो जरूरत ही नहीं पड़ी ना, हमें तो I2 को चाहिए।
ये तो I2 था ना, तो I2 का एन फैक्टर 2 है। हमने तो इसको यूज किया ना इधर, तो इसके जो एन फैक्टर देखेंगे तो इसका एन फैक्टर क्या है, 2। इसका 2 है, तो यानी दोनों के यहाँ जो मिल इक्विवेलेंट था उस वही मिल इक्विवेलेंट यहाँ भी है उसी अमाउंट का। तो बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जितने रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट होते हैं वही बनते हैं प्रोडक्ट के। ये तो एक्सेस में, हमको नहीं मालूम कि बचा हुआ भी तो होगा, पर ये तो पूरा रिएक्ट किया, तो जितना इसका मिल इक्विवेलेंट उतना ही इसका मिल इक्विवेलेंट। तो इसका मिल इक्विवेलेंट तो निकाल चुके, तो इसका मिल इक्विवेलेंट मिल गया, इसके एन फैक्टर से डिवाइड करके इसके मिलीमोल मिल गए, मिलीमोल मिल गया तो मोल मिल गया, मोल मिल गया तो इनटू मोलर मास करके मास मिल गया, मास मिल गया तो मास बाई टोटल मास सैंपल का इनटू 100% प्योरिटी मिल गई। ठीक है ना, एनालिसिस हो गया, ये एनालिसिस करना था हमें। तो देखो हमने एक्चुअली डायरेक्टली इसको यूज नहीं किया, हमारे पास डायरेक्टली इसको तरीका भी नहीं था, हमने पहले आयोडीन बनाया फिर उसको एनालाइज करके बैक ट्रैक किया कि ये है तो ये इतना होगा, ये उतना होगा, चीज करके। तो ये आपका एक टाइट्रेशन हुआ, टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग आयोडीन। तो ये मेनली लेबोरेटरी में अल्टीमेटली बात, हम स्टार्ट कहीं से भी करें, इसका मतलब ये नहीं कि हमें केवल ये 2-4 सब्सटेंस ही हम एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज हम बहुत सी चीज़ें करते हैं, लेकिन मतलब हमने जैसे ए से बी बनाया, बी से सी बनाया, सी से डी बनाया, और डी इज अ सब्सटेंस विच कैन बी एनालाइज्ड, तो हम डी को एनालाइज करेंगे, उस एनालिस से पता चलेंगे डी कितना है, और फिर बैक ट्रैक करते करते पहुँचेंगे डी इतना था तो वो कितना था, ये इतना था तो फिर वो कितना था, तो फाइनल तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे। देखो, there is yet another method which is interesting and quite common. Its use is restricted to those reagents which are able to oxidize I minus ions. Say for example cupric 2Cu2 plus 4I minus gives Cu2I2 plus I2. This method relies on the fact that iodine itself gives an intense blue color with starch and has a very specific reaction with thiosulfate ion, which too is a redox reaction. जो रिएक्शन लिखी इसमें आयोडीन को छोड़ के बाकी सब चीजें कलरलेस है। आयोडीन दो insoluble water remains in solution containing Ki as Ki3 violet color on addition of starch after the liberation of iodine from the reaction of Cu2 plus ions on iodide ion, an intense blue color appears. This color disappears as soon as the iodine is consumed by the thiosulfate ions. Thus the endpoint can easily be tracked and the rest is stoichiometric calculations. ये चीज ठीक है। अब जैसे कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं पहले। KMnO4 की KMnO4 as an oxidizing agent, तो इन एसिडिक मीडियम इसमें हम डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं, तो MnO4 माइनस प्लस H प्लस, अगर इस हाफ मतलब ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद रिड्यूस होगा, तो हाफ रिडक्शन रिएक्शन इसकी हमने पढ़ी भी है, Mn2 प्लस बनेगा, याद रखना अभी, मतलब ये आपको दिया हुआ नहीं होगा, जब ये आपको MnO4 एसिडिक मीडियम बोला है, मतलब यू हैव टू राइट दिस इक्वेशन बाय योरसेल्फ। Mn2 प्लस ये 4 वाटर हो गया, 8 H प्लस हो गया और 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन जुड़े, देखो यहाँ पे इसका क्या मतलब है,
इसमें एक मॉलिक्यूल में 5 इलेक्ट्रॉन जुड़े, एन फैक्टर 5, समझे? 2 में 5 जुड़े तो एन फैक्टर 5/2, क्योंकि एक में 5/2 जुड़ा, ठीक है ना? तो ये हुआ। और ये किन किन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये देखो, अब ये इट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयन, ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन सॉल्यूशन से फेरिक लाइट येलो प्लस ई। कंप्लीट रिएक्शन कैसे बनेगी? वैसे हम यहाँ पे बैलेंस नहीं करेंगे, हम एन फैक्टर से ही काम करेंगे, पर ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, कंप्लीट है, क्या करोगे? मल्टीप्लाई दिस विथ 5 एंड एट, तो कंप्लीट रिएक्शन आ जाएगी, जो हमने पढ़ा भी था। तो उससे क्या हो जाए, फिर स्टोइकियोमेट्री यूज कर सकते हो बैलेंस रिएक्शन की, लेकिन हम एन फैक्टर से ही करेंगे। यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो गया इसका? इसका भी 1, इसका भी 1, इससे एक लूज हो रहा है, इससे एक गेन हो रहा है। इट कैन ऑक्सीडाइज ऑक्सलेट टू कार्बन डाई ऑक्साइड। ऑक्सलेट में कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है +3, 2x -8 इक्वल टू -2x +3 आएगा, और ये होता है +4। 2 कर दो, एटम्स बैलेंस है, +2 इलेक्ट्रॉन। इसमें इसका एन फैक्टर कितना हुआ बताओ? एक तो वैसे ही 3 से 4, एक 2 चेंज, कि एक का चेंज 1, 2 का चेंज 2, और ऐसे सोचो तो क्या हुआ? एक ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? 2। एक ने कितना लूज किया? 2, तो एन फैक्टर 2। पर इसका कितना होगा? +4 से +3, चेंज 1, एक मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन है तो 1 ही होगा। और ऐसे सोचो तो 2 मॉलिक्यूल ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो एक ने फैक्टर। तो ये थर्ड H2O2 ऑक्सीडाइज H2O2, इसका एन फैक्टर क्या होगा H2O2 का? ऐसे देखो, वैसे तो 1 से 2 लूज हो रहा है, और वैसे -1 से 0, एक का चेंज 1, 2 का चेंज। नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड चेंजेस टू नाइट्रेट, नाइट्राइड आयन ऑक्सीडाइजेस टू नाइट्रेट। ये हो गया 2H+, नाइट्रेट बैलेंस तो हो गया, चार्ज क्या करना पड़ेगा? -1, या 2 इलेक्ट्रॉन। एन फैक्टर क्या होगा नाइट्राइट का? तो यहाँ +3 है, यहाँ +5 है, एन फैक्टर 2 हो गया। सल्फाइट टू सल्फेट, +2, सल्फाइट टू सल्फेट, एन फैक्टर कितना होगा इसका? 2, +4 से +6, सल्फाइड से सल्फर, एन फैक्टर कितना? 2, -2 से 0, SO3 हो गया, H2O2, SN2+ से क्या बनेगा? SN4+, एन फैक्टर
2, स्टेनस से स्टेनिक, प्लम्बस से प्लम्बिक, ये भी है फैक्टर 2, ASO3 2 माइनस, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्सेनिक, यहाँ 3 प्लस है या 5 प्लस है, एन फैक्टर 2 कोई किसका और ये ASO3 माइनस तो प्लस 5 और ये और ऐसा ASO2 माइनस से ASO3 माइनस प्लस 3 से प्लस 5 तो एन फैक्टर 2। अच्छा, आयोडाइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड तीनों ही मतलब अलग अलग इस कंडीशन में कन्वर्ट टू आयोडीन, क्लोरीन या KMnO4 in H plus will convert iodide to iodine, chloride to chlorine, bromide to bromine। एक क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए KMnO4 को हम लोग HCl क्यों नहीं यूज करते? HCl यूज कर लें एसिडिक मीडियम के लिए, तो रीज़न ये है कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो एसिड यूज़ करें वो बस एसिड मीडियम प्रोवाइड करे, वो रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। पर HCl यूज़ करने से क्या होगा कि वो जो KMnO4 है वो Cl माइनस को भी ऑक्सीडाइज करेगा। तो जो आप सोच रहे हो KMnO4 ने जिसको आप एनालाइज करें तो उसको ऑक्सीडाइज किया, तो उसके संग संग उसने Cl को भी किया, तो अमाउंट आप जो सोचो उससे ज़्यादा आ जाए, जो मतलब जो आ रहा है वो एक्चुअली जो आना चाहिए उससे ज़्यादा आ गया। फिर कई बार पूछते हैं HNO3 क्यों नहीं यूज़ करते हैं? HNO3 खुद एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो KMnO4 का काम करना शुरू कर देगा, तो रीडिंग KMnO4 कम आ जाएगी। तो आप H2SO4 इज़ अ बेस्ट डाइल्यूट H2SO4 जिसमें ये खुद ऑक्सीडाइज ना तो ऑक्सीडाइज होता है ना ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो एक ये चीज़, तो Cu प्लस से Cu2 प्लस, अगर आपके पास ये वाला हो जाए K4FeCN6, ये ऑक्सीडाइज हो बना देगा K प्लस, फेरिक, कार्बोनेट और नाइट्रेट, जिसका इन फैक्टर 61 आता था, हमने किया था। तो एसिडिक मीडियम में ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो कि एसिडिक मीडियम में MnO4 से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। फिर MnO4 ये तो हो गया एसिडिक मीडियम में। ज्यादातर में देखो क्वेश्चन आते समय, लेकिन ऐसे कोई क्वेश्चन में तो आप हमेशा कोई लेबोरेटरी टेस्ट तो कर नहीं रहे हो, क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट पे भी आ सकता है, तो उसमें तो कोई भी दो रिएक्शन के बीच में भी चीज हो सकती है। तो KMnO4 एल्कलाइन मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। अगर न्यूट्रल और स्लाइटली एल्कलाइन हो, पहले ये लिख लो एक बार, फिर बताता हूँ 2-3 इंपॉर्टेंट एक्शन। देखा,
अब है इन न्यूट्रल ऑब्लिक फेंटली एल्कलाइन, या तो अगर KMnO4 में केवल वाटर भी है ना तो K प्लस आयन है ना, तो K प्लस अल्टीमेटली QH बना ही देता है, तो स्लाइटली अल्कलाइन तो हो ही जाता है। तो जनरली हम KMnO4 न्यूट्रल ही करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर एल्कली भी ऐड कर दिया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस केस में MnO4 माइनस जो है इन एल्कलाइन मीडियम, स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम या फेंटली अल्कलाइन मीडियम, reduces to MnO2। पहले अगर पूरी रिएक्शन लिखना चाहते हो तो सोचो कि ये MnO2 बन जाए। OH तो कहाँ ऐड होता है? ऑक्सीडाइज करने के लिए, H प्लस रिड्यूस करने के लिए ऐड होता है। तो फॉर द टाइमिंग यहाँ पे कोई H प्लस जोड़ो एंड OH माइनस बात, क्या हो गया? 2OH माइनस 2H प्लस, बट यू कांट लीव H प्लस, मीडियम एल्कलाइन है ना, फेंटली। तो मेक एड 2H बोथ साइड, तो 2 वाटर 4, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। तो एन फैक्टर पहले भी आया था, एन फैक्टर क्या होगा? +7 से +4 3, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं 3, खुद रिड्यूस हुआ, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। इट कैन ऑक्सीडाइज, बहुत ज़्यादा स्पीसीज नहीं है लेकिन जो है वो बहुत पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन में। इट कैन ऑक्सीडाइज I माइनस टू आयोडेट, I माइनस टू आयोडेट। तो यहाँ पे देखो OH माइनस एक बार जोड़ो, आयोडेट बना, 3H प्लस कर दो एक बार, बट यू कैन नॉट हैव H प्लस इन अल्कलाइन मीडियम, तो दोनों साइड 3 OH जोड़ दो, तो ये 6 OH हो जाएगा, ये 3 वाटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1 -6, तो यहाँ पे +6E, लॉजिकल भी है। ये -1 है, यहाँ पे प्लस I का ऑक्सीजन स्टेट +5 है, आयोडेट में I इज +5, तो कितना चेंज हुआ? -1 से +5, 6 का चेंज, एन फैक्टर 6। तो एक आयोडाइड चेंजेस टू आयोडेट, Mn2 प्लस आयन oxidizes to MnO2, Mn2 plus oxidizes to MnO2, अगेन फिर वही OH माइनस। वैसे एन फैक्टर कितना होता है? एन फैक्टर कितना होगा बिना बैलेंस भी होता है, कितना होगा एन फैक्टर? 2 से 4। एक्चुअली देखो बात समझो यहाँ पे, इन एल्कलाइन मीडियम, स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम, MnO4 is reducing to MnO2 and Mn2 plus oxidizing to MnO2, प्रोडक्ट एक ही बन रहा है, इसका ऑक्सीडाइज उसका रिड्यूस्ड। तो ये हो जाएगा OH माइनस, तो ये 2 कर दो तो 2H प्लस कर दो, और H प्लस तो छोड़ नहीं सकते, मीडियम एल्कलाइन है, 2 OH और ऐड कर दो तो ये 4 OH हो जाएगा, और ये 2 वाटर हो जाएगा। और यहाँ पे +2 और ये -4, तो यहाँ पे +2 ही कर दो, ये +2 ही नहीं, +2 इधर, ये -2 है ना इधर, +2 और ये चार्ज कितना हो गया? -4, तो टोटल कितना हो गया? -2। तो यहाँ -2 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, एन फैक्टर 2 हो गया, 1 से 2 निकल रहे। और थर्ड है थायोसल्फेट, थायोसल्फेट आयन ऑक्सीडाइजेस टू सल्फेट। अच्छा, इसका एन फैक्टर बताओ बिना वो किए, बैलेंस किए।
थायोसल्फेट ऑक्सीडाइजेज टू सल्फेट, 8 होना चाहिए। H2O3 में सल्फर कितना है? +2। सल्फेट में सल्फर 1 का चेंज, 4, 2 का चेंज, यहाँ तो 2 हैं, 8। अब बैलेंस करके देखो आएगा। तो ये हो गया, पहले तो 2 सल्फेट कर दिया, 2 सल्फेट किया तो यहाँ पे सल्फर तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन रह गया तो यहाँ पे प्लस OH माइनस, तो ऑक्सीजन के लिए पहले को 5 कर दो, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, और H प्लस कर दो 5H प्लस। बट यू आर नॉट अलाउड टू लीव H प्लस, तो यहाँ पे 5 OH और जोड़ दो तो 10 OH, 5 वाटर। अब चार्ज का क्या हिसाब किताब है? यहाँ कितना चार्ज है? -2 प्लस -10 -12। यहाँ कितना है? -4। तो यहाँ क्या करें? 8 इलेक्ट्रॉन। इसका इनफैक्टर कितना होगा सल्फेट का? 4। क्यों? वैसे भी 2 ने 8 लिया तो 1 ने 4 लिया, और +6 से +2 तो चेंज 4। इसमें तो एक ही सल्फेट में सल्फर एक ही है, तो ये चीज। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फेंटली एल्कलाइन में, ठीक है। और एक होता है इन एल्कलाइन, हाईली एल्कलाइन, इन एल्कलाइन सॉल्यूशन, हाईली एल्कलाइन, तो उसमें MnO4 माइनस reduces itself to MnO4 2 minus permanganate changes to मैग्नेट। MnO4 माइनस में यहाँ पे +7 है, यहाँ पे +6 है, तो इसका इनफैक्टर कितना है? 1। इसका इनफैक्टर, बाकी बैलेंस हो कर सकते हो, पर इसका इनफैक्टर, ठीक है। यहाँ पे जैसे वाटर लेंगे, इधर ये तो बैलेंस ही है, ये तो सीधा बैलेंस, ये तो बस क्या करेंगे प्लस है ना, -1 उनके माइनस। तो ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ KMnO4 हो गए। कुछ रिएक्शंस और भी हैं जो कि मतलब इनका ऑक्सीजन, जैसे MnO4, पहले ये लिख लिया, इतना लिख लो, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन हो गए। ये सब रिएक्शन आपकी जो मोशन रिएक्शन 12th की किताब में D&F ब्लॉक जब चैप्टर पढ़ोगे वहाँ है, वहाँ पे उसमें KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट करके 2 टॉपिक होते हैं, वहाँ उनकी पूरी रिएक्शंस प्रिपरेशंस और दी हुई है। जैसे MnO4 अगर बनाना है, KMnO4 पहले से एक MnO4 2 माइनस मैग्नेट, अगर इसे H प्लस दिया जाए, मैग्नेट आयन डिस्प्रपोर्शनेट्स टू MnO4 माइनस एंड MnO2। MnO4 2 माइनस in acidic condition disproportionates to E oxidation +6 से +7,
और ये +6 से +4। इसके लिए एन फैक्टर इस वाले केस में 2, इस वाले केस में 1। तो ये लेबोरेटरी का तरीका भी है। लेबोरेटरी में क्या होता है, एक्चुअली मैग्नीज का एक और होता है पायरोल्यूसाइड, जिसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है MnO2। तो MnO2 को अगर हम एल्कली के संग और एयर के संग ऑक्सीडाइज करें, मतलब MnO2 कमिंग फ्रॉम पायरोल्यूसाइड, KOH प्लस ऑक्सीजन कमिंग फ्रॉम एयर, रिएक्ट करें तो MnO2 ऑक्सीडाइज होके बन जाता है MnO4 2- मैग्नेट आयन। So actually K2MnO4, it makes K2MnO4. K2MnO4 का कलर क्या होता है? KMnO4 तो पर्पल है, K2 क्या होता है? What is the color of K2MnO4? ग्रीन। K2MnO4 ग्रीन कलर का होता है, KMnO4 पर्पल, काफी मतलब इतना डीप पर्पल होता है कि ब्लैक जैसे नहीं जाता है, मतलब क्रिस्टल फॉर्म में। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करें, तो इन अल्कलाइन सॉल्यूशन तो भी हमें MnO4- मिल जाएगा। और एक तरीका है कि जो MnO4 आपने बना लिया है 2-, उसे एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करके डिस्प्रोपोर्शनेट कर दो, तो भी आपको परमैग्नेट मिल जाएगा। एक लैब प्रिपरेशन है, Mn2+ आयन oxidizes to MnO4 in acidic medium with the help of peroxo disulfurate ion. It is peroxo disulfurate ion. इसमें होता क्या है, मीडियम एसिडिक है, ये MnO4- बन जाएगा और ये सल्फेट बन जाएगा। मुझे दोनों के एंड फैक्टर बताओ क्या। इसका तो 5 है, सही बात, +2 से +7। इसका क्या होगा? पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरेट पे ये है, सल्फर ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा। इट इज नॉट द सल्फर विच इज ऑक्सीडाइजिंग इन पेरोक्सो, इट इज ये ऑक्सीजन सब -2 है, ये -1 है, पर सल्फेट में सब ऑक्सीजन -2। तो इट इज द दिस विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड। यहाँ पे सल्फर रिड्यूस नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज तो ये हुआ Mn2+ से MnO4। तो इसका कितना चेंज हुआ, बाकी बस ये दो तो चेंज हुआ, -1 से -2 एक चेंज, 2 के लिए 2 चेंज। तो इसका इनफैक्टर, इसका 5, इसका 2, तो इधर जब बैलेंस करोगे ना तो रेशियो आएगा, इसका आगे आ गया 2, इसके आगे आएगा 5, वही एन फैक्टर रेशियो रिवर्स। तो आप चाहे तो बैलेंस इससे ये 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, अब चाहे तो आप इससे भी बैलेंस कर सकते हो। ये बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 8 में 40 हो गया, वहाँ पे 40 और 8 48 हो गया, यहाँ पे 8 वाटर जोड़ दो और यहाँ पे 16 H+, ये भी बैलेंस हो गया, एन फैक्टर से बैलेंस कर दिया। और Mn2+ एक और तरीके से PbO2 is also a very good oxygen, so it changes to MnO4-। और इवन सोडियम बिस्मथेट NaBiO3, bismuth +5 is quite unstable, inert pair effect, bismuth का +3 is more stable,
जैसे जैसे हम डाउन जाते हैं ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट से 2 ऑक्सीजन स्टेट कम वाली चीज़ स्टेबल आती है। तो बिस्मथ में ऐसे तो ग्रुप 5 का है, ग्रुप 15 का है, +5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे +3 इज मोर स्टेबल, कोई जैसे नीचे आते हैं तो ये आ जाएगा, ये इसको खुद Bi3+ बन जाएगा, यहाँ पे Mn KMnO4 का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? अगर KMnO4 को हीट करें तो क्या बनेगा? सॉलिड स्टेट में K2MnO4 MnO2 ऑक्सीजन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ KMnO4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 513 केल्विन ऑन हीटिंग KMnO4 पर्पल क्रिस्टल्स एट 513 केल्विन we get dark green crystals of K2MnO4, brown PPT of MnO2 and oxygen gas. KMnO4 को हीट करने पे we 513 केल्विन पे K2MnO4 MnO2 and हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ आपकी KMnO4 की रिएक्शन हो गई, इनफैक्ट सभी हो गई जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी दी आगे। अभी हमारा वैसे ज्यादातर कंसर्न है उसके ऑक्सीडाइजिंग एक्शन की प्रॉपर्टीज। MnO2 ब्राउन कलर का होता है, MnO2 ब्राउन होता है। अच्छा, अब देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट। एंड वाले में माइनस लगाया हो गया, ये तो फॉर्मल चार्ज है, तो ऑक्सीजन स्टेट में फॉर्मल चार्ज वो ऐड हो जाएगा ना। पहले तो ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ तो -1 और फॉर्मल चार्ज -1 तो कितना हो गया? -2। तो हम तो बोल ये सब तो -2 ही, ये वाले बस -1 है ना। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो डाइक्रोमेट का जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है वो केवल एसिडिक मीडियम में, डाइक्रोमेट का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन केवल एसिडिक मीडियम में ही है। Dichromate H+ gives Cr3+ plus what? (14H+). यहाँ टोटल चार्ज +6, यहाँ -2 + 14 + 12, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। एंड फैक्टर वैसे भी निकाल सकते थे, यहाँ पे +6 से +3, 1 का चेंज 3, 2 का चेंज 6, तो वही हो गया। इट इज गेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, एंड फैक्टर 6, while its end factor is 3, 2 is losing 6 per atom, losing per molecule losing 3। तो ये हो गया, ये इसका हाफ रिडक्शन रिएक्शन हो गया। इट कैन ऑक्सीडाइज फेरस टू फेरिक, I- to iodine, H2S to sulfur, Sn2+, ये क्लोराइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा,
इसलिए पोटेशियम डाइक्रोम में एसिडिक मीडियम के लिए HCl ले सकते हो। SN2+ से SN4+, ब्रोमाइड से ब्रोमीन बनाएगा, बट क्लोराइड से क्लोरीन नहीं बनाएगा। वो सब फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियो पे डिपेंड करेगा, किसी का फिजिबल है किसी का नहीं, वो सब चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सलेट से, ऑक्सलेट को ये भी ऑक्सीडाइज कर देगा CO2 में, H2O2 को ये भी ऑक्सीडाइज कर देगा O2 में, क्यूप्रस को क्यूप्रिक में, अच्छा जो फेरस आयन है, बहुत बार उसे या तो फेरस आयन को किस फॉर्म में लेते हैं, FeSO4 फेरस सल्फेट के फॉर्म में, और एक कभी बार ऐसे भी लेते हैं मोर सॉल्ट के फॉर्म में। जैसे जो फेरस आयन है ना, या तो उसे FeSO4 के फॉर्म में लेते हैं तो ऑक्सीडाइज होता है, और एक मोर सॉल्ट भी होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। ये डबल सॉल्ट है FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6 वाटर। तो ये अगर चाहे KMnO4 के संग लो चाहे डाइक्रोमेट के संग, दोनों ही केसेस में ये सब आयंस एज इट इज रह जाते हैं, केवल फेरस बिकम्स फेरिक। तो अगर पूरा सॉल्ट भी दिया हुआ है तो इसका एन फैक्टर क्या है, 1। अच्छा जब एन फैक्टर 1 है और मैं बोलता हूं इक्विवेलेंट वेट लेना है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट उसी स्पीसीज का ले लेना है जिसका वेट आपको दिया हुआ है। जैसे आपको दिया है 5 ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट, तो आप फेरस अमोनियम से 5 ग्राम है, तो इक्विवेलेंट वेट भी किसका निकालना पड़ेगा, इसी का निकालना पड़ेगा। तो दिस बाई 1, इसका मोलर मास डिवाइड बाई 1। आपको दिया 2 ग्राम MnO4 माइनस आयन, MnO4 का 2 ग्राम दिया है, तो इक्विवेलेंट वेट में आप MnO4 का मोलर मास बाई 5 करोगे, ना कि KMnO4 का। आपको 2 ग्राम तो किसका दिया है, MnO4 का। हाँ KMnO4 का दिया है तो फिर KMnO4 का लेंगे। वो बता ही दिया मैंने आयोडीन। तो ये तो हो गया डाइक्रोमेट के टाइट्रेशन। इसमें एक रिएक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो क्रोमेट आयन जो होता है येलो कलर का होता है, क्रोमेट आयन को अगर एसिडिक मीडियम दिया जाए तो इट चेंजेस टू Cr2O7। क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? CrO4 येलो कलर का होता है, क्रोमेट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है सल्फेट की तरह। यहाँ पे Cr+6 ही है और यहाँ भी Cr+6 है, तो केवल स्ट्रक्चरल चेंज है, नॉट रिडक्शन ऑक्सीडेशन। इसे वापस एल्कलाइन मीडियम दिया जाए, चेंजेस टू दिस। हालांकि इसको और ज्यादा एसिडिफाई किया जाए तो रिड्यूसेस टू Cr। फर्दर pH लो किया जाए, H+ ज्यादा किया जाए तो Cr3+। ये रेडॉक्स है, यहाँ रिडक्शन है। और फिर तीसरे टाइट्रेशन में मैंने क्या बताया कि आयोडीन प्लस Na2H2O3, ये तो डाइक्रोमेट के हो गए रिएक्शंस है ना, ठीक है। अब तीसरा क्या था, आयोडीन प्लस Na2H2O3 प्लस गिव्स Na प्लस Na2S4O6। उसका रीजन तो बताया कि उसमें आयोडीन का कलर लॉस हो जाता है, एन फैक्टर I2 का 2 है, Na2H2O3 का
1 है, +2 से +2 2.5, एक का चेंज 0.5, दो का चेंज 1, तो ये सब आ गया। लेकिन आयोडीन डायरेक्टली ले तो ठीक है, पर आयोडीन हम बहुत बार स्पीसीज से बनाते हैं। जैसे लिखा था आपके पास अगर आयोडाइड आयन है, तो आयोडाइड को अगर आप किसी भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यूप्रेक, PB4+, PB4+ तो अच्छा ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, PB4+, SN4+, H2O2, तो आयोडाइड ऑक्सीडाइजेस टू आयोडीन एंड H2O2 reduces to water, वो लिखा था मैंने वहाँ पे रिएक्शंस। तो उस तरीके से डाइक्रोमेट H+, आयोडाइड बिकम्स आयोडीन, डाइक्रोमेट बिकम्स Cr3+, MnO4H+। अच्छा, एक बात नोट की आपने, MnO4H+ में आयोडाइड चेंजेस टू I2, लेकिन MnO4OH- में जो फेंटली एल्काइन था, आयोडाइड चेंजेस टू आयोडेट, IO3- लिखा था। रीजन इज कि एक्चुअली MnO4- एसिडिक मीडियम में भी, MnO4 इन एसिडिक मीडियम से बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पहले आयोडेट ही बनता है, पर आयोडेट H+ की प्रेजेंस में रिड्यूसेस टू, पर वहां पे अल्कलाइन है या फेंटली अल्कलाइन है, तो आयोडेट रिमेन्स आयोडेट। MnO4 फेंटली अल्कलाइन में आयोडाइड को आयोडेट बनाया था, लेकिन एसिडिक मीडियम में I2 बनता है, जबकि एसिडिक मीडियम में जो MnO4 है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल इज हायर, मतलब वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन फिर भी I2 बन रहा है, कम ऑक्सीडेशन, क्योंकि एसिडिक मीडियम में आयोडेट बनता तो है, पर एसिडिक मीडियम आयोडेट इटसेल्फ रिड्यूसेस टू आयोडीन, I2। ठीक है, अब चलो ये क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बताओ। In the standardization of Na2H2O3 using potassium dichromate by iodometry, जब आयोडीन यूज करते हैं ना जिस टाइट्रेशन, उसको बोलते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस। The equivalent weight of the K2Cr2O7 is, इसका क्या मतलब, K2Cr2O7 पहले क्या काम करेगा, K2Cr2O7 किसी स्पीसीज से आयोडीन निकालेगा, यूजुअली आयोडाइड से, तो एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 क्या खुद चेंज होगा, डाइक्रोमेट का जो खुद ऑक्सीडाइड वो क्या है, एसिडिक मीडियम में ही है, तो इट चेंजेस टू Cr3+, आयोडाइड विल चेंज टू I2, जो I2 बनेगा वो Na2H2O3 के संग टाइट्रेट किया जाएगा, तो वही Na2H2O3 का स्टैंडर्डाइजेबल, उसमें कुछ उसके बारे में पता करना है, और जो चीज़ है उसकी मोलर स्ट्रेंथ कितनी है, ये चीज़ कई बार ये भी करते, मतलब वो पोटेशियम डाइक्रोमेट मालूम है मोलरिटी, तो पहले आयोडीन बना लिया, आयोडीन अगर एक बार पता चल जाए कितना है, तो आयोडीन है Na2H2O3 से, Na2H2O3 का कितना वॉल्यूम लगा, तो उसकी मोलरिटी क्या है ये पता कर लेते हैं। तो यहाँ मेनली पूछा है कि इस केस में K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट क्या है, क्या होता है इस रिएक्शन में। K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में जब आता है तो Cr3+ बनता है, क्या इफेक्ट होता है, 6 इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाई 6। पोटेशियम डाइक्रोमेट का इक्विवेलेंट वेट तो पूछ रहा है, K2Cr2O7 बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट बाई 6। K का तो +1 ही रहता है,
बस इस पे फर्क पड़ता है कि मुझे डाइक्रोमेट का निकालना है तो मैं मॉलिकुलर में डाइक्रोमेट का लूंगा बाई 6 करूंगा, और पोटेशियम बट के कोई अफेक्ट नहीं डाल रहा, बस ओनली मुझे किस स्पीसीज का लेना है, क्योंकि एंड फैक्टर तो क्रोमियम से ही आ रहा है, ठीक है ना। अगला ये बताओ, consider titration of potassium dichromate solution with acidified more salt. More salt क्या हुआ? FeSO4 अमोनियम सल्फेट 6 वाटर यूजिंग डाइफिनाइलएमीन। ये तो हमने पढ़ाई है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो टाइट्रेशन होता है एसिडिक मीडियम में, वी यूज एन एक्सटर्नल इंडिकेटर डाइफिनाइलएमीन। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोर सॉल्ट रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ डाइक्रोमेट इज, एक मोल डाइक्रोमेट के लिए मोर सॉल्ट के कितने मोल लगेंगे? तो क्या होगा? Consider the titration of potassium dichromate एसिडिफाइड में एसिड आ गया H+, मोर सॉल्ट ये है FeSO4 अमोनियम सल्फेट .6 वाटर, तो ये Cr3+ बन जाएगा और ये फेरिक बन जाएगा, बाकी सब आयंसी रहेंगे। तो इसका एन फैक्टर होता है 6 + 6 से +3 2 का चेंज 6, और इसका एन फैक्टर +2 से +3 1 ही रहेगा। तो ये बोल रहा है कि इसका अगर 1 मोल है तो इसका कितना मोल लगेगा? लेट्स से A मोल लगेगा। बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंट 1 × 6 इसके इक्विवेलेंट्स शुड बी A = 6, यानी इसके 1 मोल के लिए इसके 6 मोल लगेंगे। जब बैलेंस करोगे तो ऐसा है, इसके आगे 1 आएगा, इसके आगे 6 आएगा, तो अपने आ जाएगा 1 मोल के लिए 6 मोल चाहिए। पर हमने एन फैक्टर से वो इक्विवेलेंट कांसेप्ट से आ जाएगा। अगला बताओ 3। फेरस ऑक्सलेट किस में ऑक्सीडाइज होगा? फेरिक एंड कार्बोक्सिल। इट विल बी अ केस ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। देखो ऐसा करो इसको, टू बाई फाइव कितना मोल है? इसका कितना है? The number मोल के अंदर
1 इंटू 3/5 आएगा। तुमने केवल ऑक्सीलेट का निकाला ना, फेरस भी फेरिक बनेगा ना, है ना। तो फेरस ऑक्सीलेट है, फॉर्मूला FeC2O4। KMnO4 विल ऑक्सीडाइज फेरिक में और CO2 में। तो इट विल बी अ केस वेयर फेरस ऑक्सीलेट के दो एलिमेंट चेंज हो रहे हैं और दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कार्बन और आयरन। तो एन फैक्टर उससे निकलेगा। देखो फिर करो। क्या होगा देखो, KMnO4 फेरस ऑक्सीलेट FeC2O4 एसिडिक मीडियम, it will change to Mn2 plus एसिडिक मीडियम में। आयरन चेंजेस टू +2 चेंजेस टू फेरिक, ऑक्सीलेट चेंजेस टू CO2। ये तो इसका तो एन फैक्टर 5 हो जाएगा और इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, ये +2 से +3 हो रहा है और ये +3 से +4 हो रहा है। तो इट इज अ केस वेयर मोर देन वन एलिमेंट चेंजिंग एंड चेंजेस ऑफ आइडेंटिकल नेचर। तो ये हो जाए 2 से 3 1 और 3 से 4 1 पर 2 के लिए 2, तो इसका एन फैक्टर 3 हो गया। इसका 1 मोल है, मान लो इसके A मोल है, तो बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंट A इंटू 5 शुड बी 1 इंटू ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है ये FeC2। अगर मान लो KMnO4 को फेरिक ऑक्सीलेट से रिएक्ट करें, एसिडिक मीडियम में, तो इसके 2 मोल के संग कितना KMnO4 लगेगा? हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 विल बी नीडेड टू रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ फेरिक ऑक्सीलेट इन एसिडिक मीडियम? पहले तो इसका एन फैक्टर तो कितना है, ये तो Mn2 प्लस बनेगा, है ना। इसका ये तो Fe3 प्लस ही रहेगा, तो यहां भी Fe3 प्लस, ये तो ऑक्सीडेट विल ऑक्सीडाइज टू, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा? इसमें आयरन नहीं चेंज हो रहा है, इसमें क्या कार्बन चेंज हो रहा है। 3 से 4, एक का चेंज 1, एक का चेंज 1, और यहाँ कितने कार्बन है?
6, तो इसका एन फैक्टर है ना, तो इसका एन फैक्टर 6 हो गया। तो अगर इसके ए मोल है तो a इंटू 5 इक्वल टू ए की वैल्यू हो गई 12/5 यानी 2.4। समझा ये बात? हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट विल बी नीडेड फॉर 2 मोल्स ऑफ फेरिक ऑक्सलेट इन एसिडिक मीडियम? बताओ पोटेशियम डाइक्रोमेट कितने मोल लगेंगे विद 2 मोल्स ऑफ सेम अमाउंट के साथ एसिडिक मीडियम में? तो क्या होगा? तो क्या करोगे यहां? रिएक्शन क्या होगी? ये किसमें चेंज होगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट विल चेंज टू एसिडिक मीडियम में क्या होता है? देखो रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट रिड्यूसेस टू व्हाट? Cr3+। फेरिक तो फेरिक ही रहने वाला है, ऑक्सलेट CO2 बनता है यहां भी। इसका एन फैक्टर 6 ही है। इसका एन फैक्टर, व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट? 6 + 6 से +3 चेंज 3, 2 का चेंज 6। इसके मोल 2 हैं तो मान लो इसके B मोल्स लगते हैं, B इंटू 6 इक्वल टू 2 इंटू 6, यानी इसके 2 मोल लगेंगे और इसके 2.4 मोल लगेंगे उसी अमाउंट के साथ। तो कई का क्वेश्चन ऐसा भी आता है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स नीडेड K2CO2 to KMnO4 in acidic medium to completely react with 2 moles of ferric oxalate। समझे ये चीज? अच्छा एक बात और है, जैसे H2C2O4 है ऑक्सैलिक एसिड, उसमें ऑक्सलेट आयन है। ऑक्सैलिक एसिड KMnO4 से रिएक्ट कर रही है एसिडिक मीडियम में, तो ऑक्सीडाइज हो रही है, CO2 बन रहा है, एन फैक्टर उसका 2 है। ऑक्सैलिक एसिड पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्ट करके CO2 बना रहा है, एन फैक्टर 2 है। पर ऑक्सैलिक एसिड अगर NaOH के संग रिएक्ट कर रहा है तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, पहले NaHC2O4 बनेगा एन फैक्टर 1 और फिर Na2C2O4 बनेगा एन फैक्टर 2। मतलब मान लो आपको ये दिया हुआ है ये एसिड बेस रिएक्शन है, यहाँ पे इसका एन फैक्टर 1, इसका भी 1, फिर एक बार NaOH यूज करोगे तो Na2C2O4, इसका फिर से एन फैक्टर 1, और डायरेक्टली अगर देखेंगे तो एन फैक्टर 2, सीधा का वो बन गया। सीधा अगर आपको ऐसा दिया हुआ है H2C2O4 प्लस NaOH gives Na2C2O4, तब इसका एन फैक्टर 2 पर बिकॉज ऑफ इट्स बेसिसिटी 2। पर KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ तो क्या होता है? इट ऑक्सीडाइजेस, इट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो फैक्टर 2 होता ही है। तो इस तरह से वहाँ पे यार विद KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सैलिक एसिड इज बिहेविंग लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट, बट विद NaOH it is behaving like acid and NaOH as base। किसके यहाँ पे तो क्या होगा? ये रिप्लेसेबल OH, रिप्लेसेबल H जो एसिड बेस का होता है, तो यहाँ कितना रिप्लेस हुआ? एक, फिर एक और हुआ तो एक और। पर मेन बात है कि ऑक्सैलिक एसिड विद NaOH इज एन एसिडिक करेक्टर,
ऑक्जेलिक एसिड विद KMNO4 या प्रोटेनागेट इज इट्स कैसे रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर। एक में ऑक्सिलेट बन रहा है, एक में CO2 बन रहा है ना। एसिड बेस रिएक्शन में ऑक्सिलेट आयन ही रह जा रहा है और वहां पे CO2 बन रहा है। ये करो 4, (32 gram of a sample of ferrous sulfate .7 water were dissolved in dilute sulfuric acid and water, and its volume was made up to 1 liter. 25 ml of this solution required 20 ml of 0.02 molar KMNO4 solution for complete oxidation. Calculate the weight percent of FeSO4.7 water in the sample. सोचो कैसे करें। मान लो 32 ग्राम सैंपल जो है उसके अंदर x ग्राम FeSO4.7 वाटर है, यानी a हमारा क्या है x/32 इंटू 100 है ना। अगर x मिल जाए तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ FeSO इन द सैंपल, क्या हो जाएगा x/32 इंटू 100। अब x निकालने की पूरी कवायद है इस पूरे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इसे हमने क्या किया, डिसॉल्व किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में और वाटर में, और वॉल्यूम को 1 लीटर बना दिया। यानी हमारे पास 1000 ml सॉल्यूशन है जिसमें 32 ग्राम ये सैंपल डिसॉल्व हो गया, जिसके अंदर x ग्राम FeSO4.7 वाटर है। अब हमने इसका 25 ml लिया, सॉल्यूशन तो होमोजीनियस बन गया होगा। तो जो 25, अब आप एक्सपेरिमेंट पूरे कैसे नहीं कर रहे, एक्सपेरिमेंट यू आर डूइंग विद 25 ml। तो 25 ml में कितना FeSO4 हो जाएगा। अगर 1000 ml सॉल्यूशन में FeSO4.7 वाटर x ग्राम था, तो 25 ml में कितना हो जाएगा बाई 40। 1000 में x, तो एक में x बाई 1000, 25 ml में इंटू बाई 40। यानी एक्चुअली आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो x ग्राम FeSO4.7 आप x/40 ग्राम के संग कर रहे हो। तो बस अब तो मेन इसमें यही वाली बात थी। अब क्या है,
मान लेते हैं इन 32 ग्राम इसको ग्रीन विट्रियोल भी कहते हैं। तीन कलर का होता है। ब्लू विट्रियोल क्या होता है? CuSO4.5 वाट। तो इसमें अगर ये x ग्राम है तो 1000 ml सॉल्यूशन बनाया था, तो इन 25 ml सॉल्यूशन FeSO4 डॉट कुड बी x/40 हो जाएगा। 1000 में x, एक में x/1000, 45 ml में x/40 का। हम एक्सपेरिमेंट डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब रिएक्शन क्या है? FeSO4 डॉट 7 वाटर प्लस KMnO4 एसिडिक मीडियम, क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये क्या बनाएगा? Mn2 प्लस, ये बन जाएगा इसमें फेरिक में। सब कुछ है पर मेन बात फेरस से फेरिक। एन फैक्टर इसका 5, इसका 1। हमने यूज किया 20 ml 0.02 मोल। हमारे पास 20 ml था, 0.02 मोलर था, तो मिलीमोल कितने हो गए? M1V1 है ना, 20 इंटू 0.02 कितना हो जाएगा? 0.4 मिलीमोल। और मिली इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे? मिली इक्विवेलेंट इज मिलीमोल्स इंटू एन फैक्टर, यानी 0.4 इंटू 2। तो अगर इसके मिली इक्विवेलेंट 2 है तो इसके भी मिली इक्विवेलेंट कितने होंगे? 2। मिलीमोल कितने हो जाएंगे? फैक्टर 1 है, इक्वल टू मिलीमोल्स। तो मोल्स कितने हो गए? 2 इंटू 10⁻³ मास कितना हो गया? इंटू मोलर मास 2 इंटू 10⁻³ इंटू इसका मोलर मास कितना आएगा इस पूरे स्पीसीज का? बात इसकी हो रही है। तो FeSO4 कितना हो गया? सल्फेट 96, आयरन 56, 152 प्लस वाटर कितना है? 18 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 278। तो इसका मास हो गया 0.556 ग्राम, जो किसके इक्वल है? जो किसके इक्वल है? x/40। यही तो x/40 है ना? तो x कितना हो गया? 5.56 इंटू 4। ये हमें क्या चाहिए? ओरिजिनल सैंपल परसेंटेज प्योरिटी 1 से क्या होगा? x/32 इंटू 100। x तो निकाल चुके आप। तो ये 8 हो गया, 4 से जाएगा तो 2, और ये 1, तो ये 139/2। 139/2 क्या हो गया? ये आपका हो जाएगा 619, ऐसा कुछ आ रहा है, 69.5% आ जाएगा। तो जो और सैंपल आपका है उसके अंदर FeSO4.7 वाटर इज 69.5% मास परसेंट। बात समझ में आई?
अगला करो 5। फाइव कर लो, उसके बाद बाकी होमवर्क करना, डिस्कस करेंगे। फाइव क्या बोल रहा है? 4 मोल ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मोर सॉल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4.NH4 water and Fe2SO4 whole thrice requires this much ml 1 molar potassium dichromate for complete oxidation in acidic medium. मोल परसेंट ऑफ मोर सॉल्ट इन द मिक्सचर, मतलब हमारा मेन एम है इस 4 मोल मिक्सचर में मोर सॉल्ट के कितने मोल्स हैं। एक बार वो मिल जाए तो वो मोल बाई टोटल इंटू 100 इज मोल परसेंट। अगर हम ये मान लें कि 4 मोल मिक्सचर में, अच्छा ये वाला पहले कर दो, तो ये अभी कर रहे हो क्या? हो गया। तो अगर 4 मोल मिक्सचर हमारे पास जो है उसमें मान लो कि मोर सॉल्ट x मोल है, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 4 - x। टोटल मिक्सचर के मोल 4 है। क्या फेरिक सल्फेट पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्ट करेगा? हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट से टाइट्रेट किया मिक्सचर, पर फेरिक सल्फेट में तो आयरन ऑलरेडी +3 है, तो आयरन तो अपने मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट में है ही, तो फेरिक सल्फेट विल बी इनर्ट टू द पोटेशियम डाइक्रोमेट। It will not. It is only the more salt which will react. तो अब सोचो, तो बहुत कुछ बता दिया। तो वो जो डेटा दिया है पोटेशियम डाइक्रोमेट, उससे मोर सॉल्ट का ही मोल मिल लेगा, वो मिल गया तो वो मोल बाय टोटल इंटू करो एक बार। जो आप पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर रहे हो केवल मोर सॉल्ट से ही रिएक्ट करेगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट मीडियम एसिडिक, कभी नहीं भी बोला भूल गए हो बोलना, तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट तो मीडियम एसिडिक के ही होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का एल्कलाइन या ऐसे मीडियम में कोई ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है भी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब कोई इश्यू नहीं है। एल्कलाइन में जो KMnO4 है उसमें जरूर ज़्यादा इश्यू है मीडियम का।
ऑल्दो लेबोरेटरी में जो रिएक्शन यूज होती है वो एसिडिक मीडियम वाली होती है, तो वहां पे भी अगर कभी क्लियरिटी ना मिल रही हो, KMnO4 में भी अगर मान लो कभी क्लियरिटी नहीं मिल रही हो और ये भी नहीं पता चल रहा कि वो OH मीडियम होगा, कुछ भी ले सकते हैं, देन बाय डिफॉल्ट वी शुड टेक एसिडिक मीडियम, क्योंकि लेबोरेटरी में जो रिएक्शन यूज होती है टाइट्रेशन वो एसिडिक मीडियम वाली है। हाँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कुड बी एल्कलाइन मीडियम, कुड बी हाईली एल्कलाइन मीडियम, लेकिन लेबोरेटरी में जो हमने अभी पढ़ा भी 3 रेडॉक्स टाइट्रेशन, उसमें कौन सा था? एसिडिक मीडियम वाला ही था। और पोटेशियम डाइऑक्साइड कोई चॉइस ही नहीं है। ये बोल रहा है भाई K2Cr2O7 मीडियम एसिडिक और फेरस अमोनियम सल्फेट। अगर इसका कितना दिया है, व्हाट इज द वॉल्यूम? 500 ml है ना। मोलैरिटी बनता क्या है? Cr3 प्लस एंड फेरिक एंड फैक्टर 6 एंड फैक्टर 1। ठीक है, मतलब समझे कि क्वेश्चन किस, मतलब हमने स्टार्ट किया था रेडॉक्स रिएक्शन में, पहले वो दिया हुआ होता था, बैलेंस करते थे। क्वेश्चन एक्चुअली इस तरीके के आएंगे जब न्यूमेरिकल्स वॉल्यूमेट्रिक आएंगे। आपको ये वाले कुछ बेसिक जो हमने आज रिएक्शंस पढ़ी हैं वो याद होनी पड़ेंगी। डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, MnO4 इन एसिडिक, MnO4 इन स्प्रेंटली एल्कलाइन, MnO4 इन एल्कलाइन। तो ये कितना हो गया? इसके मिली इक्विवेलेंट कितने हो गए? मिलीमोल इंटू 500 इंटू 1 इंटू 6 है ना, तो कितना हो गया? 3000। 3 मिली का इक्विवेलेंट कितना हो गया? 3 इक्विवेलेंट कितना हो गया? बाई 1000। तो ये तो केवल इसी से रिएक्ट, तो इसके भी 3 इक्विवेलेंट हो गए। इसके 3 इक्विवेलेंट मतलब फैक्टर तो 1 है, 3 मोल हो ही गया। टोटल 4 मोल थे मिक्सचर के, 3 मोल इसके मिल गए, तो परसेंटेज कितना हो गया? 75%। आसानी क्वेश्चन था, है ना, देखा जाए तो, एक बात समझ में आ जाए तो। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपने ये चीज लगी, अब बताओ कि इसी मिक्सचर को KMnO4 एसिडिक के करते हैं ऑफ 1 मोलर KMnO4, तो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ KMnO4 वुड हैव बीन नीडेड। क्वेश्चन हो जाए कि भाई ये सब तो कर लिया आपने, ये निकाल लिया, अब है कि अगर हम टाइट्रेशन करते विद एसिडिक KMnO4, 1 मोलर KMnO4, तो हाउ मच वॉल्यूम वुड बी नीडेड। तब रिएक्शन क्या होता? तो इट विड बी Fe3 प्लस ही बनता, सेम चीज ये Mn2 प्लस। तो इसके तो 3 मोल मतलब 3 इक्विवेलेंट ही होते हैं। इसके मान लो मोलैरिटी 1 है, वॉल्यूम V लगता, तो V इंटू 1 इंटू 5। तो अगर सपोज ये वॉल्यूम लीटर में ही ले लेते मान लो सीधे, या वॉल्यूम ml में, पहले तो क्या होगा, अगर ये मोल है तो ये वॉल्यूम लीटर में होगा, या वॉल्यूम ml में तो बाई 1000 करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 3000 बाई 5। जो इसका 500 ml लगा, इसका 600 ml लगता, ऐसे क्वेश्चन है ना। तो मतलब मेनली क्वेश्चन तो कुछ भी बनाया जाएगा, तो उसमें क्या है ऑब्जेक्टिव बनाने में, लेकिन चीजें वही, कॉन्सेप्ट वही 2 4 5, रिएक्शन तो यही है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस इसके करना ये वाले।